नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी वहाँ के इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है। उनका नाम है योवो गैलेंट। ये इन्हीं ने इनके स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल लेबनान के ऊपर जल्दी ही अटैक होगा। इसलिए कि दूसरी तरफ ये भी है, अभी हम लोगों ने कल भी बात की थी कि इनकी जो 98 डिवीजन है जिसमें पैराट्रूपर और कमांडोज हैं, वो गाजा से मूव करके अब नॉर्दर्न इजराइल की तरफ लेके आ रहे हैं। और इन्हीं ने ये कहा है, इनका स्टेटमेंट जो आया है कि नया फेज अब शुरू होने जा रहा है युद्ध का, और जो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, ये इन्हीं ने कहा है। हालांकि इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से काफी डिफरेंसेस थे। कुछ दिन पहले तक यहाँ तक बात आ गई थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो थे उनसे डिफरेंसेस थे इनके, और यहाँ तक बात थी कि उनको सैक करने की भी वो सोच रहे थे, और ये भी तय कर लिया था कि इसको मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन लगता है कि अब कंप्रोमाइज हो गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि इनका कहना यह है कि युद्ध इसलिए जरूरी है कि जो 60,000, और कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा, जो नॉर्दर्न इजराइल से इजरायली वहां पे जो रह रहे थे उनको खाली करके जाना पड़ गया था, क्योंकि हिजबुल्ला से ये का जो साउथ लेबनान है उससे मिला हुआ एरिया है। हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक्स बराबर वहां पे हो रहे थे, तो उनको उन लोगों ने ले जाके, हम लोगों ने पहले भी बात की, होटलों में और दूसरी जगहों पे सेटल किया गया था। उनको अब ये तय हुआ है कि वहां पे वापस लाया जाएगा। और फिर ये भी है, ये भी कहा गया है कि जो बॉर्डर का एरिया है हिजबुल्लाह को वो छोड़ना पड़ेगा, उसको वो और पीछे ढकेल दें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी, इजराइल लगातार साउथ लेबनान पे भी अटैक कर रहा है, तो वहां से भी तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो हैं साउथ लेबनान से छोड़ के दूसरी जगहों पे बस गए। उनके पास तो रहने की भी जगह नहीं है ठीक से, तमाम इधर उधर बैठे हुए। अब ये कह रहे हैं कि इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो उसको इन्होंने डिफाइन किया है। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इस समय जो ये है, एक तो ये है कि सेफ रिटर्न, यानी खैरियत के साथ जो लोग छोड़ के गए हैं वो अपने घरों में वापस आएंगे। दूसरा ये है कि जो हिजबुल्ला है उसकी जो मिसाइल कैपेसिटी है या ड्रोन भेजने की जो कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना या खत्म करना या कमजोर करना इनका एक टारगेट होगा। और उसके मतलब ये है कि उनकी सीधी कह रहे हैं कि बात है कि हिजबुल्ला की मिलिट्री कैपेबिलिटी जितनी भी है उसको डिग्रेड कर देना, यानी ये कि हिजबुल्ला के ऊपर इतना मैसिव ब्लिट्स करेंगे कि उनके फंक्शनिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने के लिए कम्युनिकेशन सेटअप को तो उन्हीं ने डिस्टर्ब पहले कर दिया, वो जान के किया गया है ताकि ये अटैक किया जा सके। कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पहले उन्हीं ने, जो पेजर और कल जो हुआ क्या कहते हैं वॉकी टॉकी के ऊपर जो बस्ट हुए हैं जिसमें लोग, काफी लोग मर भी गए और 3,000 से ज्यादा जख्मी हैं, वो जो अटैक था वो इसीलिए था कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब कर दो। और काफी पता नहीं कितनी हद तक कामयाबी मिली, इसी के बहुत बड़ा सेटबैक है वो हिजबुल्लाह के लिए, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। अब ये भी है कि किस तरीके से अटैक होगा। जाहिर सी बात है कि ये एयर अटैक होगा, मेरा ख्याल है। अगर शायद बाद में जरूरत पड़ी तो ग्राउंड फोर्सेस भी जाएंगे अगर वो पूरा खाली करा लेते हैं। लेकिन यह है कि फिर वहां पे एक लंबी दूसरी लड़ाई हिजबुल्लाह की शुरू हो जाएगी, रीग्रुप होगा, और फिर उसके बाद जैसे पहले हुआ था एक बार हो चुका। अब यह है कि पहले इन्हीं ने कमांडर्स की हत्याएं की, बहुत सी इनके जो सीरियस थे वो उनकी भी हत्या इसी कारण हो गई कि ये जो पेजर यूज कर रहे थे उसका रेडियो वेव उनको मालूम थी, वो जहां जाते थे उसको उनको खबर हो जाती थी। अब
दोनों तरफ से ये है, वो भी कह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, उनके पास ये है एंड और लड़ाई कह रहे हैं कि बहुत गंभीर होगी, इसी के हिजबुल्लाह के पास भी बहुत से वेपन्स हैं, ऐसे मिसाइल्स हैं। देखना यह है कि कितना इजराइल को कामयाबी मिलती है, क्या हमास की तरह वैसे ही हो जाएगा कि सिविलियन पॉपुलेशन तो ये अ, मारने में सफल हो जाएंगे, हम हिजबुल्लाह क्या उनके हाथ लगेंगे, हिजबुल्लाह फाइटर्स, जैसे कि वो तो अंडरग्राउंड है। और फिर उसके अलावा ये है कि उनके पास भी बहुत सी हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरे मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह से वो लैस हैं। और वो कहते हैं कि वो इनके जो इजराइल के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनकी उन्हीं ने तस्वीरें भी छाप दी हैं, पूरी तरीके से बता दिया। और उनके जो इकोनॉमिक एसेट है, यानी पावर स्टेशन, बिजली घर जिसे हम लोग कहते हैं, या क्या कहते हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इन सबको कहते हैं कि हम टारगेट बना लेंगे, करेंगे अगर ऐसा उनके ऊपर अटैक हुआ। और अगर ऐसा अटैक होगा, जरा भी गंभीर होगा, तो इसके मतलब ये है कि अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका ने जितने हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रुप डिप्लॉयमेंट किया है, वो पूरी तरीके से तैयार है। और उनका ये है कि वो इसराइल से के साथ साथ ईरान के साथ भी निपटने के लिए उन्होंने उसी प्रकार के उनके ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, जिसमें हैवी बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है। रेड सी, पर्शियन गल्फ, खाड़ी का जो है जो रीजन है, फिर उसके अलावा ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में चारों तरफ से घेर रखा है वहां पे, ताकि वो हूती, ईरान, हिजबुल्लाह सबसे निपट सकें आसानी से। अब ये देखना है कि ये जो है किस तरह के जो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये सेट करना तो आसान काम होता है, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हमस से में अब 1 साल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, 7 अक्टूबर को। अभी तक इसराइल ने हमस को खत्म नहीं किया, हालांकि जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमस तो नहीं, लेकिन फिलिस्तीनियों को उन्होंने काफी हद तक, 40,000 से ज्यादा मर गए हैं, बच्चे औरतें उसमें ज्यादा हैं, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी घर, ये ज्यादातर 80% से भी ज्यादा ध्वस्त कर दिए। आई थिंक एक ऑब्जेक्टिव इनका यही रहा होगा कि मौका अच्छा है, गाजा को ऐसा बन कन्वर्ट कर दो कि वो रहने लायक ही न बचे, और गाजा के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो बल्कि वो उसको छोड़ के इजिप्ट जाए, जो बॉर्डर उससे मिलता है गाजा से, वहां चले जाए। और इजिप्ट में हम जानते हैं कि वहां पे पहले से टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, मौजूद कर रखे हैं उन्होंने, कि अगर आएंगे तो उनको वहां रखा जाएगा, फिर बाद में उनको सीनाई में कहीं पेनिनसुला में कोई नया शहर बना के बसाया जाएगा। लेकिन फिलिस्तीनी जाने पे नहीं तैयार है। हो सकता है कि हाँ, लेसन अनटिल के ये उनको भाई फोर्स पुश कर दे वहां पे, बॉर्डर खोल के रफा, किसी के बॉर्डर के पीछे भी उन्हीं ने जो फिडेल्फी का कॉरिडोर है वहां पे अपनी सेना तैनात कर दी है। हालांकि वो बफर जोन है इजिप्ट और गाजा के बीच में, इजिप्ट की टेरिटरी का मिलती है वहां पे। बहरहाल उनका क्या प्लान है ये तो वक्त बताएगा आने वाला। अब ये है कि ये क्या ऐसे माहौल में जो 60,000 ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 80,000 हैं, कुछ कहते हैं इससे भी ज्यादा है नंबर, जो इसराइली नॉर्दर्न इसराइल से छोड़ के गए, और काफी लोग वहां से भी गए, गोलान हाइट से भी, गोलान हाइट पे भी इसराइल से के कब्जे में जो है उसके ऊपर हिजबुल्लाह बराबर अटैक करता रहा है, वहां से भी गए। तो इनको वापस लाना क्या संभव हो पाएगा इस माहौल में? क्या हिजबुल्लाह उनको अलाउ करेगी? क्या हिजबुल्लाह को ये इतना डिग्रेड कर देंगे कि वो इस पोजीशन में ना हो? या यहाँ पे भी वैसे ही होगा जैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सब ध्वस्त कर दो, फिर 10 साल इनको लगेगा रीबिल्डिंग में? लेकिन अगर हिजबुल्लाह इंटैक्ट रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। और फिर ये भी है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ होता है डिग्रेड, तो ईरान और फिर उसके बाद
हूती रेबल, शिया मलेशिया, ये सब के साथ लड़ाई होगी। और इजराइल चाहता है कि सबके साथ एक साथ लड़ाई हो, ताकि उसमें न केवल अमेरिकन और उसके अलावा ये है कि यूरोपियन देश भी एक इंटरनेशनल कोalition बना के ज्वाइन करें। यूरोपियन और दूसरे जो सहयोगी देश हैं अमेरिका और यूरोप के, वो सब ज्वाइन करें। और इनको यूरोप और अमेरिका पहले से इन सारे देशों को, इन सारे आतंकवादी संगठनों को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा। तो ये उनकी, और ये है कि बगैर अमेरिका के ज्वाइन किए हुए ये देश भी नहीं आएंगे। और अमेरिका की ऐसी स्थिति है, वो इजराइल को नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि ये जितने ग्रुप हैं, इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो इनफैक्ट देखा जाए तो अमेरिका के भी एनिमी हैं, अमेरिका के भी दुश्मन हैं ये लोग। चाहे ये जितने भी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस कह लीजिए या आतंकवादी ग्रुप कहला दीजिए, या उनको प्रॉक्सी कहा जाता है, ईरान की है। इजरायली का मानना ये है कि प्रॉक्सी है वो, हालांकि ये प्रॉक्सी नहीं है। हूतीस के ऊपर इजराइल ने काफी प्रेशर, एक समय में ईरान ने काफी प्रेशर डाला था कि वो रेड सी पे शिपिंग को अटैक न करें, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। इसलिए बहुत पुराने मूवमेंट्स हैं ये सब के सब। इराकी मलेशिया जो है सद्दाम हुसैन के वक्त से हैं। सीरिया में मलेशिया बहुत पहले आ गई थी, बात बल्कि सबसे नई सीरिया ही की है। फिर उसके अलावा वहां पे हिजबुल्लाह सन 2080 से लड़ रहा है, जिसे कहना चाहिए गठन हो गया था। उससे पहले वो थी दूसरी वहां पे संस्था थी जो लड़ाई लड़ रही थी, जब वो नाकामयाब हुई। फिर उसके बाद हमस, उसके बाद ये हिजबुल्लाह वहां पे आ गई। तो इस तरीके से ये पुराने ग्रुप्स हैं, इनको सपोर्ट है अपने अपने मुल्कों में, इनके पास सपोर्ट बेस भी है। अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हूती मलेशिया जो है, उन्हीं ने अपने बहुत से लोगों को, लड़ाकाओं को सीरिया में भेज दिया है लड़ने के लिए इजराइल से। तो ये लोग भी अपनी दूसरी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। ये रीजनल वॉर जो है, ये जरा खतरे की बात है। अगर रीजनल, इसलिए कि ये जिस तरीके से इजराइल मूव कर रहा है, मुझे लगता है कि रीजनल वॉर को रोकना मुश्किल है, ऑल आउट वॉर हो जाएगी। और ऑल आउट वॉर में बहुत से ऑप्शन प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इजराइल जो है, देखिए इजराइल और अमेरिका, ये मैं बार बार कहता हूँ, बहुत शक्तिशाली देश है। कम अगर उनका मुकाबला किया जाए इन सारे आतंकवादी या आर्क ऑफ रेसिस्टेंस, जो जिनको ये लोग लिबरेशन मूवमेंट का भी पार्ट कहते हैं, वो सब जो है कंबाइंड स्ट्रेंथ के आगे भी नहीं। मगर यह है कि नॉन स्टेट एक्टर से लड़ना बड़ा मुश्किल काम किसी भी आर्मी के लिए। अमेरिका को अफगानिस्तान में जिस तरीके से हमने देखा, ये एक बड़ी समस्या होगी इनके सामने भी। इसलिए कि ईरान जो है वो न केवल हिजबुल्लाह को डिफेंड करेगा, करने की कोशिश करेगा, बल्कि जो अमेरिकन बेसिस हैं उस पूरे क्षेत्र में, उस पर भी अटैक करेगा। हूती भी अटैक करेंगे। मलेशिया ऑयल इंस्टॉलेशन को भी, ऑयल सप्लाई को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी अगर रीजनल वॉर होती है। लेकिन यह है कि इसमें बहुत लोग मरेंगे। इनकी पूरी कोशिश होगी कि ईरान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उनके जो दूसरे इकोनॉमिक एसेट्स हैं और दूसरे बहुत से एसेट्स हैं, उनको टारगेट करना, और साथ में बड़ी संख्या में वहां पे लोगों की भी हत्याएं होंगी। साउथ लेबनान में भी इसी तरह का होगा। एंड यही होगा कि सिविलियन लोग ज्यादा मरेंगे, जैसे गाजा में हुआ है वैसे यहाँ पे भी होगा। इसलिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट, जो प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, वो काफी जमीन के नीचे हैं, बहुत डीप इनसाइड, और काफी वेल प्रोटेक्टेड है। वहां तक पहुंचना मुश्किल की बात है। फिर ईरान के पास रशिया ने उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी, अभी रिपोर्ट आई है, भेजे, जिसपे ऊपर अमेरिका ने काफी आपत्ति भी जाहिर की है। हालात बुरे हैं वेस्ट एशिया में। दरअसल चक्कर ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है अगर, और ये जो उस इन्फ्लुएंस को रोकने में, डिक्लाइन में, ये जो मलेशिया बनाई है ईरान की
के साथ मिलके जो बनी है, और ईरान ये एक बड़ा बाधक है। और ये दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान ने इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को भी चैलेंज कर रखा है, जिसको कि और उसके सहयोगी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन सब ने मिलके, तो ये अमेरिका को ये भी बर्दाश्त नहीं। अमेरिका की बेसिक पॉलिसी ये है, वो ये चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र के ऊपर उसका दबदबा बना रहे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट उसके लिए क्षेत्र है क्योंकि तेल और गैस के बड़े भंडार यहाँ तमाम पाए जाते हैं। और अमेरिकन पॉलिसी ये है कि ग्रेटर कंट्रोल इसका होना उनके लिए ज़रूरी है। तो यही नहीं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि तेल और गैस की कीमत भी अमेरिकन या पश्चिमी देश की जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो तय करेंगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि इस समय के जो बदलते हुए हालात हैं इस क्षेत्र में, उनको ये भी पसंद नहीं कि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रहा है, उसने चाइना के साथ युआन और रियाल में डील साइन की है, इंडिया ने यूएई के साथ की है, और फिर ब्रिक्स भी ज्वाइन करने की ये देश बात कर रहे हैं। ये अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं। रीजनल वार से इतना प्रेशर होगा इन देशों के ऊपर कि इन लोग को अपनी पॉलिसी बदल, जैसे कि इन देशों, ये देश तो है, इनके पास आर्मी तो है, मगर आर्मी फाइटिंग फोर्स नहीं है। वेपन बहुत है इनके पास मोस्ट, और इनके वेपन का इस्तेमाल अमेरिका भी कर सकता है। चीजें तो बहुत है, जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे हैं, हम जल्दी ही एक नया लेके और आपके सामने आएंगे पॉडकास्ट। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आगे आप अपने मित्रों में और दूसरी जगहों पे भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।